नमस्कार। चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन रूप से लगे हुए होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा था, जिसमें हमने यूपी के पॉलिटिकल मैप को डिस्कस किया था। यूपी के पॉलिटिकल मैप इन द सेंस की यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बारे में, और यूपी को कितने डिवीजन में बांटा गया है, इन सब के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। और कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, उस पर भी हमने बात की थी। तो आइए अब हम आज बात करने वाले हैं यूपी के भौतिक विभाजन के बारे में, मतलब कि यूपी को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम यूपी के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों के ऊपर बात करेंगे। यूपी में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यूपी का बॉर्डर क्या है। तो यूपी का जो बॉर्डर एरिया है, ये है बॉर्डर पर पड़ने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो है इधर आपका है सहारनपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट सीमा को स्पर्श करता है। इधर यही आपका है शामली, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है। और सहारनपुर आपका सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। ठीक, बात करेगा सबसे दक्षिणी जिले की, तो सबसे दक्षिणी जिला आपका यहाँ पे पड़ता है सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला आपका ये है बलिया। ठीक, सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी आपका एकदम पड़ोसी है, नजदीक में है। ठीक है, सहारनपुर और शामली। शामली आपका सबसे पश्चिमी जिला है और सहारनपुर आपका सबसे उत्तरी जिला है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार होता है, वो अक्षांशीय विस्तार सबसे दक्षिण में सोनभद्र पड़ता है, तो यहीं से होगा। ये है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और यहाँ पे सहारनपुर है, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक, तो इसका जो उत्तरी अक्षांश में विस्तार है, ये है 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है, जो कि इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर हम इस तरह से टोटल विस्तार देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 मिनट है। कुल अक्षांशीय विस्तार, कुल अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 6 डिग्री 32 मिनट है। कुल अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 मिनट है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो देशांतरीय विस्तार जो है आपका सबसे पूर्वी जिले और सबसे पश्चिमी जिले के बीच होगा। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक। अब बात आएगी कि ये 77 इधर से स्टार्ट होगा कि या इधर से स्टार्ट होगा। तो हम एक बात पढ़े हैं भूगोल में कि 0 डिग्री अक्षांश देशांतर जो है ग्रीनविच रेखा मानी जाती है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री आपका भारत के बाएं पड़ता है। ठीक, भारत के पश्चिम में पड़ता है, तो हम पश्चिम से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता जाता है। तो जो सबसे पश्चिमी जिला है वहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पश्चिमी आपका क्या है, शामली। तो जो इसका विस्तार होगा ये क्या होगा, 77 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर। किस देशांतर में है ये, पूर्वी देशांतर में। 77 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना, ये आपका बलिया है सबसे पूर्व में है, ये पड़ेगा 84 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिम में
77 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर से, जो कि शामली से स्टार्ट होता है, और पूरब में बलिया तक, जो कि 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है, यूपी का क्षेत्रफलीय विस्तार जो है वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ा एरिया है ये, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका चौथा स्थान है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इससे 3 बड़े स्टेट आपके एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्षेत्रफल में से बड़े हैं। नाम इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका एमपी, और तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट यूपी से बड़े हैं क्षेत्रफल में। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका यूपी आता है। ठीक, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो यूपी आपका काफी प्लेन एरिया है। अगर हम भाबर और तराई के एरिया को छोड़ दें, अभी हम पढ़ेंगे भाबर और तराई के बारे में, जो कि हिमालय के तलहटी वाला पार्ट है, तो उसका कुछ किलोमीटर का एरिया छोड़ के बाकी नीचे सारा आपका प्लेन है। और ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा आपका छोड़ दीजिए, तो यहाँ भी डेंसिटी कम पाई जाती है। बीच का हिस्सा जो है गंगा यमुना और इन सभी नदियों का जो प्लेन है, यहाँ पे काफी मात्रा में यहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यानी कि जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो जनसंख्या घनत्व आपका जो है यूपी में वो है 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 829 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व ये आपका है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अब। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? यूपी को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो यूपी का हम भौतिक विभाजन अब देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट था हमारा वो यही है, यूपी का भौतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन। भौतिक विभाजन में हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। जो आपका ये हिमालय है, यहाँ पे हिमालय बेल्ट है, कुछ हिस्सा यहाँ भी पाया जाता है। ठीक, और इसके नीचे जो है ये तराई, भाबर और तराई का मैदान कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका ये हिमालय पर्वत है। नेपाल एरिया है आपका, नेपाल में काफी ज्यादा ऊंचे ऊंचे हिमालय पाए जाते हैं। ठीक, नेपाल के जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं शिवालिक तलहटी। ठीक है, ये हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, तो बोलते हैं शिवालिक तलहटी। और यूपी में जो शिवालिक रेंज की जो श्रेणी है वो केवल कहाँ पे पाई जाती है आपकी? ये सहारनपुर है। सहारनपुर के जो पूर्वी इलाका है, सहारनपुर का जो पूर्वी इलाका है और दक्षिण पूर्वी इलाका है, मतलब कि ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहीं पर सहारनपुर में क्या पाई जाती हैं? शिवालिक पहाड़ियां पाई जाती हैं या शिवालिक रेंज दिखाई देती है। ठीक, और बाकी कहीं नहीं दिखाई देंगी। बाकी अगर थोड़ा बहुत ये भी यहाँ पे पहाड़ियां दिखाई देंगी, वो साउथ बेल्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, बस इसके बाद जो हिस्सा मिलेगा ये है आपका भाबर और तराई का मैदान। इसको हम हटा देते हैं, फिर आपको क्लियर दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो हिस्सा है सहारनपुर से, ये वाला हिस्सा, इसी में आपका भाबर और तराई दोनों मैदान में हाथ पाए जाते हैं। भाबर प्लस तराई, इसको बोलते हैं भाबर और तराई का क्षेत्र। ये कहां से कहां तक इसका विस्तार है? सहारनपुर से कुशीनगर तक। कहां तक? सहारनपुर से कुशीनगर तक इसका विस्तार है। सहारनपुर टू कुशीनगर।
सहारनपुर से कुशीनगर तक इसका विस्तार है। ये आपका कुशीनगर एरिया है, ठीक है, महाराजगंज कुशीनगर, ठीक। तो भावर और तराई के जो हिस्से हैं वो सहारनपुर से कुशीनगर तक फैले हुए हैं। और भावर की जो चौड़ाई है ये पश्चिम में सबसे ज्यादा है, और जब जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। मतलब ये वाला हिस्सा, भावर वाला हिस्सा नैरो होता जाता है। यहाँ मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ इसकी चौड़ाई और मैक्सिमम चौड़ाई जो है वो पश्चिम में है, कहाँ पे, सहारनपुर में 34 किलोमीटर। भावर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, भावर की चौड़ाई 34 किलोमीटर है। मैक्सिमम कहाँ पे, पश्चिम साइड में, सहारनपुर में। और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं भावर का जो बेल्ट है वो सिकुड़ता चला जाता है, वहां पे उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक। अब बात करते हैं उसी में तराई बेल्ट की। भावर में एक खासियत और है, यहाँ पे भारी पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि ये शिवालिक रेंज का ही छूटा हुआ भाग है, तो भारी पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जमीन कैसी पाई जाती है, ककरीली और पथरीली जमीन पाई जाती है। शिवालिक रेंज का ही निचला हिस्सा है ये, तो यहाँ पे ककरीली और पथरीली जमीन पाई जाती है। कैसी, ककरीली और पथरीली जमीन पाई जाती है। यहाँ पे नदियां क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। नदियां पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती हैं, ठीक है, हिमालय से निकलती हैं और भावर में आते आते नदियां जमीन के अंदर हो जाती हैं, पत्थरों के नीचे दब जाती हैं, और फिर उनका उद्गम कहाँ पे होता है, तराई बेल्ट में। तराई बेल्ट में ये निकलती हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पे नदियां लुप्त हो जाती हैं, ककरीली पथरीली जमीन है और भारी पत्थर यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनुपजाऊ क्षेत्र होगा, इसलिए क्या होगा, अनुपजाऊ क्षेत्र होगा। पत्थर ही पाए जाएंगे तो हम उपज कैसे, कुछ नहीं होगा, तो ये अनुपजाऊ बेल्ट है आपका, ठीक। ये सारी बातें थोड़ा दिमाग में रखने वाली है, क्योंकि एग्जाम में वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है। इसकी रेंज ये पूछी जा सकती है कि इसकी मैक्सिमम चौड़ाई कहाँ पे है, ठीक है, कैसी जमीन है, क्या पाया जाता है, नदियां यहाँ पे लुप्त हो जाती है, स्टेटमेंट में दे देगा, फिर कहेगा सही है या गलत है। 3-4 स्टेटमेंट देके एक क्वेश्चन बना देता है, तो वही स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला सिस्टम। चलिए, भावर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, भावर के बाद तराई वाला पार्ट। हाँ, भावर हो गया। अब क्या पढ़ना है हमें, तराई क्षेत्र, ठीक। तो भावर के जस्ट दक्षिण में जो हिस्सा है वहीं पे, यही सहारनपुर से ये जो बेल्ट है आपका कुशीनगर तक, सहारनपुर टू कुशीनगर ही इसका एरिया है, इसका भी विस्तार। यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से कहाँ तक है। पहले ये लिख देते हैं, सहारनपुर टू कुशीनगर इसका रेंज फैला हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, समतल मैदान होगा, ठीक है, नम होगा। यहाँ पे जमीन कैसी होगी, नम होगी, समतल होगी। जमीन क्या होगी, नम होगी, समतल होगी, ठीक। ये इसकी खासियत में लिख लीजिएगा। इसका जो विस्तार होता है ये पूरब में ज्यादा होता है, पूर्वी छोर पर चौड़ाई अधिकतम होती है। पूर्वी छोर पर चौड़ाई क्या होती है, अधिकतम होती है। लगभग कितनी, 80 से 90 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक। 80 से 90 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई होती है पूरब क्षेत्र में, और जैसे जैसे हम पश्चिम की साइड में जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है। तो पश्चिम वहां पे क्या था कि
पूरब की ओर जाने पर चौड़ाई कम होती थी, और इधर क्या है, पूरब में चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम में चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे जमीन कैसी होगी, नम होगी और समतल होगी। ठीक, और यहाँ पे नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं। क्या होता है, नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं। भाबर में क्या था, नदियां पत्थरों के नीचे विलीन हो जाती थी। चौड़ाई कम होती जाती है पश्चिम में, और नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं। पूर्वी छोर पर चौड़ाई अधिक होती है, जमीन कैसी होती है, नम होती है और समतल होती है। एक खासियत और यहाँ पे क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होती है तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, दलदल पाए जाते हैं। वर्षा ज्यादा होती है जिसके कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में तराई बेल्ट में आपका दलदली मैदान पाए जाते हैं। ठीक, दलदली हिस्सा ज्यादा पाया जाता है। और जब बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा, जल जमाव ज्यादा होगा, जल जमाव ज्यादा होगा तो क्या होगा, मच्छर ज्यादा पनपेंगे, और मच्छर ज्यादा पनपेंगे तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं होती है, जलवायु अनुकूल नहीं होती है। ये सब खासियत है, जलवायु अनुकूल नहीं होती है, मतलब स्वास्थ्यप्रद नहीं होती है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खतरा रहता है। जिस क्या होता है यहाँ पे, मलेरिया, मच्छरों की वजह से क्या होता है, मलेरिया ज्यादा फैलता है। मलेरिया ज्यादा फैलता है। ये तराई बेल्ट का क्वालिटी है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्ष में साल, तेंदू और हल्दू, ये सारे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। साखू पाए जाते हैं, सेमल पाया जाता है,